हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग इस चैप्टर का लगभग जितना भी थियोरेटिकल कंटेंट था उसको पढ़ लिए थे। वैसे तो इस बार के 12th में आपको स्कैटरिंग, पोलराइजेशन ये सब हटाया हुआ है, फिर भी उसको मैं डिटेल में पढ़ा दिया था। ये आज नहीं कल कभी काम में आए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम में आए। और आगे जो बचा हुआ एक थियोरेटिकल पोर्शन है वो है डिफ्रैक्शन। हालांकि डिफ्रैक्शन को स्टार्ट करने के पहले एक और मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ और उसके बाद मैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ाऊँगा। देखेंगे, जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, समझेंगे? जाहिर है एक दीवार है जिसमें दो ठो नैरो स्लिट्स, कह रहा है कि इस दोनों स्लिट पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है और वो जो लाइट है ना, स्लिट पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जैसे स्लिट पर ये नॉर्मल होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्लिट पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये लाइट रे के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक ना? ये क्वेश्चन कह रहा, थोड़ा समझिएगा। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ और ये लाइट स्लिट पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उससे थीटा एंगल बना रहा है। और ये देखिए यहां पे स्क्रीन, ये स्क्रीन का सेंटर है। इन दोनों स्लिट के बीच का गैप D। अब आपसे ये पूछा जाए कि दोनों स्लिट से जब लाइट स्क्रीन के सेंटर P0 पे पहुंचेगा, ठीक ना? लाइट S1 से चल के P0 पे पहुंचा, S2 से चल करके P0 पे पहुंचा, तो ये बतलाओ पाथ डिफरेंस इस P0 पर क्या होगा? पाथ डिफरेंस एट P0, थोड़ा सोच करके बतलाना। पाथ डिफरेंस P0 पर क्या होगा? तो माइंड में आता है जितना ये डिस्टेंस चला उतना ये चला, पाथ डिफरेंस 0 होगा। नहीं तो और क्या? और जहां पाथ डिफरेंस 0 होता वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेकिन अगर ऐसा आप बोल रहे हैं तो अब बिल्कुल गलत है। थोड़ा समझिएगा जो बात बता रहे हैं। अगर यही लाइट ऐसे आता ना, पैरेलल लाइट, ठीक ना? पैरेलल लाइट अगर ऐसे आता तब पाथ डिफरेंस यहां 0 होता, लेकिन लाइट ऐसे जा रहा। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S1 और S2 दोनों सेम वेव फ्रंट का पॉइंट होता है। उसमें याद कीजिए दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर लाइट सोर्स रखते थे और इससे जो वेव फ्रंट निकला, एक पॉइंट यहाँ एक यहाँ, ये दोनों सेम फेज में वाइब्रेट करता। वैसे ही यहाँ पे थोड़ा देखिए, वेव फ्रंट का बात करें, ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में होगा। कुछ देर के बाद यही वेव फ्रंट यहाँ पहुँचेगा, तब पॉइंट A और S2 सेम फेज में होगा। लेकिन क्या S1 और S2 भी सेम फेज में होगा? तो नहीं, क्योंकि
एक वेव फ्रंट पर पॉइंट S2 और A है, जबकि हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे तो S1 और S2 एक ही वेव फ्रंट का 2 पॉइंट होता था। जैसे इसी में कह देता ना पैरेलल बीम ऐसे आ रहा है, तो देखो ये वेव फ्रंट, तो ये जो वेव फ्रंट है अभी यहाँ है, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पहुँचेगा, तो बोलो ये भी वेव फ्रंट का 2 पॉइंट हो गया कि नहीं। तब इस सेम फेज में ना होता, और तब हमसे कोई पूछता है यहाँ पाथ डिफरेंस क्या, तो 0 बोलते, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में। पाथ का काउंटिंग वहीं से किया जाता है पाथ डिफरेंस के लिए जहाँ पे वो दोनों सेम फेज में हो। तो बोलेंगे क्या, कोई कहेगा कि क्या पाथ डिफरेंस बोल दे S2 P0 माइनस S1 P0, तो नहीं, पॉइंट A और S2 ये जो है सेम फेज में, यानी पाथ का काउंटिंग यहाँ से होगा। ये लाइट इतना चल के आया और ये यहाँ से डायरेक्ट गया, ये एक्स्ट्रा इतना गया, तो ये पाथ जो है ज़्यादा है ना, इससे कितना ज़्यादा है, AS1, यानी पाथ डिफरेंस कहा जाए ना P0 पर क्या होगा, तो बोलेंगे पाथ डिफरेंस है AS1, पाथ डिफरेंस हो गया AS1। थोड़ा समझना, जैसे अगर ये थीटा, ये तो जाहिर है वेव फ्रंट है, ये तो 90 है, ये देखो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये D है और ये थीटा है, तो AS1 कितना हो गया, तो जाहिर है AS1 का वैल्यू D साइन थीटा हो, है ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, D साइन थीटा होगा। देखो ये जो क्वेश्चन बता रहे 20 नंबर SC वर्मा का प्रॉब्लम है, और पहले में जब मेंस और एडवांस अलग नहीं था तो IIT के एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है। अब थीटा का वैल्यू भले अलग दिया हुआ रहे, इस क्वेश्चन में अलग दिया हुआ है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो वो मेनली ये चेक करना चाहता है कि पाथ डिफरेंस आखिर मेजर कैसे किया जाता है, वो आपको समझ में आता है कि नहीं। ज़्यादातर लोग क्या करता है ना, S1 और S2 से पाथ डिफरेंस माप लेता है, अक्सर वो सही भी हो जाता है, लेकिन अगर लाइट ऐसे आ रहा हो तब हमको पाथ डिफरेंस काउंट करना है, तो एक पॉइंट A पर लिए, एक S2 पर लिए, ये पाथ से इस पाथ को माइनस किया, तो ये तो दोनों इक्वल है, इन दोनों का डिफरेंस 0 हो गया, लेकिन ये बच गया ना। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2D, तो प्रूफ करो कि यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो थीटा का वैल्यू पुट कर, चलो D साइन थीटा, थीटा के जगह साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2D। देखो साइन और साइन इनवर्स गायब हो गया, D गायब, पाथ डिफरेंस कितना आ गया, लैम्डा बाई 2, यानी P0 पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा बाई 2, इसलिए P0 पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस will take place at P0, क्योंकि पाथ डिफरेंस जब लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 होता है, तो कैसा इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव। तो चलिए इस क्वेश्चन को तो नोट कर लें, और आगे जो है डिफ्रैक्शन बताते हैं। तो हम लोग वेव के प्रॉपर्टीज में पढ़े कि वेव में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, वैसे ही एक प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक ना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो 1 मिनट के लिए इसमें पानी भरा हुआ, और पूरे बोर्ड पर समझो एक तालाब है, पानी स्थिर है, एक पत्थर को फेंक दिए,
तो ऐसे सर्कुलर वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है ना, ऐसे वेव फ्रंट एक सर्कल आगे की ओर चलते जाता है। अब जो है माइंड में इमेजिन करो कि यहां पे एक दीवार है, ठीक, और इधर भी पानी भरा हुआ है, समझ लो। तो ठीक है, ऑल डायरेक्शन में जो है वेव जा रहा है और ये सर्कुलर वेव फ्रंट है, समझो पानी के लिए बात कर रहे हैं। पानी के लिए अगर बात करें थोड़ा समझना है इसको। अब जो है अगर ये जो गैप है इसके बाद भी पानी अगर भरा हुआ रहे तो क्या इधर जो ये सर्कुलर वेव जाएगा वो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा? नहीं। आप क्या देखेंगे कि जब ये आगे बढ़ता है ना तो ऐसे से बड़ा होने लगता, ऐसे बड़ा, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा, देखिए ध्यान से, जैसे ये सर्कुलर वेव फ्रंट जो है ना आगे की ओर जा रहा था, वाटर में वेव है और दीवार में आप गैप बना दिए। अब इस गैप से वेव फ्रंट जब क्रॉस किया तो ये वेव फ्रंट का साइज बड़ा होना शुरू हो। आपको ऐसा फील होगा कि लो ये तो लाइट ऐसे जा रहा था, लाइट के केस में बात करो तो ऐसे कॉर्नर पर बेंड कर गया, कॉर्नर पर बेंड कर गया। इसी बेंडिंग राउंड द कॉर्नर जो दिखता है उसी फिनोमेनन का नाम डिफ्रैक्शन है। और देखो ये कुछ नया नहीं है, हम लोग जब हाइगेंस प्रिंसिपल को पढ़े तो उसमें हम लोग इसी को ना स्मॉल होल बना देते थे। तो जब स्मॉल होल बना देते थे तो यहाँ से तो लाइट ऑल डायरेक्शन में निकलने लगता था। तो सोचो तो एक तरह से वेव फ्रंट आया, बहुत एक छोटा सा पार्ट यहाँ इंसिडेंट हुआ और वो ऑल डायरेक्शन में जो है जाने लगा, यानी वो रे एक तरह से बेंड ही न किया। मतलब कि अगर लाइट वेव का बात करें तो यहाँ पर समझो सोर्स ऑफ लाइट, उससे वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ, पॉइंट सोर्स है, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ और ये वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ रहा था। मान लो एक दीवार मिला जिसमें एक छोटा सा होल था, गैप था, स्लिट नहीं है, स्लिट का मतलब बिल्कुल नैरो हो जाता है, छोटा सा पार्ट, उससे थोड़ा मतलब वाइड स्लिट है, चौड़ाई लिए हुए समझो स्लिट। और हम लोग क्या देखते हैं ना कि वेव जब इस पर इंसिडेंट होता है तो कॉर्नर पे ऐसा फील होता है कि लाइट जो है ऐसे बेंड कर, और इसी बेंडिंग राउंड द कॉर्नर को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। खैर डिफिनीशन वगैरह सब लिख देंगे। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो कोई वेव फ्रंट, यहां पे कोई वाइड स्लिट, ठीक ना, ये वेव फ्रंट है आगे की ओर जा रहा, यहां पर कोई वाइड स्लिट, समझो एक मिनट के लिए इधर एक स्क्रीन है। तो ये जानते हो ना कि वेव फ्रंट पर जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट अपने आप में क्या होता है, इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट। तो ये भी अपना वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, और इस तरह से पूरा मिल करके जो रिजल्टेंट वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है, याद होगा हाइगेंस का जो हम लोग सेकंड स्टेटमेंट पढ़े थे, वो जस्ट लाइक एन इन्वेलप होता है ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट का इन्वेलप है वो ऐसे बड़ा होते जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लाइट जो है कॉर्नर पे
बेंड कर गया। थोड़ा इमेजिन कीजिए ना, कभी कभी विंडो से ही लाइट आ रहा हो, ठीक ना, पतला मान लो छोटा सा विंडो है, उधर से लाइट आ रहा, तो किनारे पे देखना, कॉर्नर पे लगेगा ना लाइट ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब लाइट ऐसे बट रहा है। तो वो जो फिनोमेनन है उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जो ये रिजल्टेंट वेव फ्रंट का शेप गेन करता है, एक्चुअली इस वेव फ्रंट पर जितना भी पॉइंट है सब अपना इंडिविजुअल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, और उसका जो इन्वेलप होगा वही रिजल्टेंट वेव फ्रंट के शेप को डिफाइन करेगा। अगर हम लोग स्क्रीन यहाँ रख दिए तो देखो वेव फ्रंट पर ढेर सारा पॉइंट है, हर पॉइंट जो है इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट का काम करेगा। अब यहाँ से लाइट निकल के पी नॉट पर गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ, अब यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस है 0 हो गया, लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ऐसा अगर हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी यहाँ मैक्सिमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ढेर सारा ना सोर्स है, तो बोलेंगे हाँ ढेर सारा सोर्स है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो केवल 2 सोर्स होता था, यहाँ ढेर सारा सोर्स है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सोर्स जो है, कुछ कपल ऑफ सोर्स जो है कंस्ट्रक्टिव कर रहा हो, तो कुछ ऐसा भी हो रहा हो कि डिस्ट्रक्टिव कर रहा हो। कुछ ऐसा भी कपल ऑफ सोर्स हो सकता है कि ना वो कंस्ट्रक्टिव करे ना डिस्ट्रक्टिव करे। तब कोई पूछे कि यहाँ कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, तो बोलेंगे डिपेंड करेगा कि ज़्यादातर जो पॉइंट सोर्सेज है, मतलब इस पर जो सोर्स ऑफ लाइट का काम कर रहा है, वहाँ जो वेव पहुँच रहा है, उसका जो पार्ट डिफरेंस है ज़्यादातर वेव का अगर कंस्ट्रक्टिव सेंस में हो, यानी पार्ट डिफरेंस 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ऐसा हो, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा। और अगर ज़्यादातर का लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 ऐसा हो तो डिस्ट्रक्टिव होगा। मतलब कि यहाँ स्पष्टतः हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव ही होगा। बोलेंगे नहीं, मेजर इफेक्ट देखो। आप जैसे कोई पूछे कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनका एवरेज हाइट क्या है, उनका हाइट क्या है, तो हम लोग 7 फीट नहीं बोल सकते हैं, बहुत कम लोग 7 फीट के मिलते हैं। एवरेज हाइट जो है हम लोग बोल सकते हैं कि 5 से 6 फीट के बीच के लोग, 5.5 फीट बोल दीजिए, है ना, उसके बीच में कुछ बोल दीजिए, वो ज़्यादातर वैसे लोग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे लोग वैसे ही हैं? तो नहीं, ज़्यादातर लोग जो हैं वैसे ही हैं। तो वैसे ही बोलेंगे कि ढेर सारा जो है पॉइंट सोर्स है। अब ये दोनों पता नहीं कंस्ट्रक्टिव कर रहा हो, तो ये दोनों हो सके कौन कौन कंस्ट्रक्टिव कर रहा है, कौन कौन डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, ये देख लो। या ये देखो कि मेजर जो है इफेक्ट क्या है, ज़्यादातर कंस्ट्रक्टिव है कि ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव। अगर ज़्यादातर कंस्ट्रक्टिव है तो बोलेंगे मैक्सिमा, ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव है तो बोलेंगे मिनिमा। तो ये सब कैसे निकाला जाता है वो सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल डिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जब वेव फ्रंट किसी ऑब्स्टैकल पे, कोई बाधा पे इंसिडेंट होता है, तो रे जो है कॉर्नर पर बेंड कर जाता है, और उस फेनोमेनन को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और वेव फ्रंट का जो एक्सपोज पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट दीवार से नहीं टकराया, तो उस पर जितना भी पॉइंट है वो अपने आप में इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है, और उसके कारण जो सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है उसका इन्वेलप जो है वो रिजल्टेंट वेव फ्रंट को बतलाता है। और सामने अगर स्क्रीन रख लें तो इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेंड हो सकता है, जो आगे डेराइव भी करेंगे, ऑब्टेंड हो सकता है। लेकिन इसमें जो मैक्सिमा बनता है या मिनिमा बनता है वो बिल्कुल क्लियर इफेक्ट के साथ नहीं होता, उसमें क्लैरिटी नहीं होता, क्योंकि जहां मैक्सिमम बना है कुछ के कारण, वहीं जो है यानी ज़्यादातर के कारण अगर मैक्सिमम हुआ है तो कुछ के कारण वहाँ मिनिमम भी हुआ रहता है। इसलिए मेजर इफेक्ट इसमें देखा जाता है। तो ऐसा करते हैं कि इसको तो मिटा दे रहे हैं और आपको डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। आइए अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया डिफ्रैक्शन पे एक नोट्स लिखने के लिए, तो वैसे तो आप डिपेंड करेगा कि
1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स किसके लिए है। हालांकि आज तो 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको MCQ रहता है, केवल ऑप्शन चुनना होता है। लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अभी जो आपको समझाए थे उससे रिलेटेड हो तो देखिए यहाँ लिख दिए हैं कि व्हेन ए वेव फ्रंट इज पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ऑब्स्टैकल रेज बेंड राउंड द कॉर्नर एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे देखो ये डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है, दीवार है, ठीक ना, यही डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट हो गया, G से डिनोट कर दिए हैं, यानी ये दीवार में गैप है और इसलिए ये डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट का काम कर रहा है। जो वेव फ्रंट ऐसे गया, यहाँ से ऐसे बेंड कर गया, वेव फ्रंट का डिफरेंट शेप मिला। मतलब ये वेव फ्रंट इतना ही पार्ट में इंटर किया था लेकिन आगे जाकर के बड़ा होते जा रहा। देखो यहाँ लिख दिया, व्हेन वेव फ्रंट इज पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड देन ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्सपोज पार्ट, देखो एक्सपोज पार्ट यही है, ये वाला पार्ट जो आगे बढ़ रहा है, इस पर जितना भी पॉइंट होगा सारा के सारा पॉइंट जो है, ठीक ना, प्रोड्यूस करेगा देयर ओन वेव फ्रंट, अपना वेव फ्रंट जो है प्रोड्यूस करेगा। एंड दिस वेव फ्रंट सुपरपोज, मतलब ये वेव फ्रंट इसके वेव फ्रंट से टकराया, सब मिलकर सुपरपोज करके रिजल्टेंट वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। तो दिस वेव फ्रंट सुपरपोज एंड ए रिजल्टिंग वेव फ्रंट हैज ए डिफरेंट शेप। इट अलाउज द बेंडिंग राउंड द कॉर्नर, यही जो सुपरपोज करता है ना सबका वेव फ्रंट, उसी के वजह से जो है कॉर्नर पे लाइट जो है बेंड करते हुए दिखता है। द फ्रिंज पैटर्न ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसमें भी आप चाहें तो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन कर सकते हैं। आगे हम लोग वही सीखने जा रहे हैं कि तब जो फ्रिंज बनेगा उसका जो है फ्रिंज विड्थ क्या होगा, कहाँ मैक्सिमा होगा, कहाँ मिनिमा होगा, तो इसके बारे में आगे सीखते हैं, क्योंकि हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है कि सिंगल स्लिट के थ्रू जब डिफ्रैक्शन होता है तो फ्रिंज विड्थ वगैरह क्या होगा। तो पहले आप इसको लिख लें। अब हम लोग डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट देखते हैं। अब समझिएगा, आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में अगर डिफ्रैक्शन से पूछा जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछा जाता है तो डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट से ही पूछा जाता है। आइए इसको समझा जाए। पहले सपोज कीजिए एक वाइड स्लिट है, ठीक ना, चौड़ाई लिए हुए स्लिट, चलिए इधर स्क्रीन, और इस स्लिट पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा, समझेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा। देख, तो जाहिर है जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो जो वेव फ्रंट होगा वो तो प्लेन वेव फ्रंट न होगा। तो जिस समय ये पॉइंट यहां पहुंचेगा, मान लो इसको पॉइंट ए बोल दे रहे, ये पॉइंट यहां पहुंचेगा, ये पॉइंट यहां पहुंचेगा, है ना। चलो इसको बी बोल देते हैं, मिडिल वाला पॉइंट को सी बोल दे रहे हैं, यानी कुछ टाइम के बाद ये वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा। और जैसा कि मालूम है कि वेव फ्रंट पर जितना भी पॉइंट है सब के सब पॉइंट अपने आप में इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट का काम कर रहा है। नहीं, सब पॉइंट जो है वो इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट का काम कर रहा है।
थोड़ा समझना, स्क्रीन जो है यहां से d डिस्टेंस पर है। अब लाइट A से चला और यहां पहुंचा, C से चला यहां पहुंचा, B से भी चला यहां पहुंचा। अगर हम लोग यहां पे बात करें पाथ डिफरेंस का, तो लाइट तो फिर यहां से भी चलेगा, यहां से भी चलेगा, यहां से भी चलेगा। केवल 3 ही लाइट थोड़े ना है जो हम दिखाएं, लाइट तो ढेर सारा। तो कोई पूछे कि ये बतलाव, ये जो P0 पॉइंट है वहां पर कैसा इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा कि मिनिमम इंटेंसिटी होगा। तो देखो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट से जितना ऊपर और उतना ही नीचे अगर एक पॉइंट ले, तो देखो एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक यहाँ। अब इससे लाइट जाए P0 पर और इससे लाइट जाए P0 पे, तो पाथ डिफरेंस तो 0 होगा। फिर देखो अगर एक पॉइंट यहाँ ले लिए और उतना ही डिस्टेंस पर नीचे एक पॉइंट यहाँ ले लिए, इसका भी पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0। मतलब कि ऑल द 2 पॉइंट्स situated at the equal distance from the center of wave front gives 0 path difference at P0, है ना। जो भी पॉइंट स्क्रीन जो वेव फ्रंट का जो सेंटर है उससे इक्वल डिस्टेंस पर है, जैसे ये पॉइंट A हुआ तो उतना ही डिस्टेंस पर नीचे B हुआ, तो A से लाइट चले P0 पर और B से लाइट चले P0 पे, तब तो ये श्योर है कि यहाँ पे कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक ना, ध्यान से सुने। जैसे यहाँ से लाइट चला और यहाँ से लाइट चला, ये दोनों मिल करके पाथ डिफरेंस 0। फिर यहाँ से चला यहाँ से, यानी कि ज़्यादातर जो लाइट सोर्स है वो पाथ डिफरेंस क्या देगा, 0। लेकिन कोई कहे अच्छा यहाँ से जो लाइट चला और यहाँ से जो चला, क्या इन दोनों का भी पाथ डिफरेंस 0 होगा? जो लाइट A से चला और जो C से चला उसका भी 0 होगा? बोले नहीं, हम बोल रहे हैं कि जितना भी पॉइंट सेंटर ऑफ स्क्रीन से इक्वल डिस्टेंस पर है वो 0 पाथ डिफरेंस देगा और उसके कारण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ मैक्सिमा बनेगा। ठीक, चलो एक बात तो हम लोगों को समझ में आ गया, ये मैथमेटिकल बात नहीं हुआ, कंसेप्चुअल बात हुआ। यानी बोलेंगे क्या, ऑल द 2 पॉइंट्स situated on the wave front AB, wave front AB situated at equal distance, ठीक ना, all the 2 points situated on the wave front AB situated at equal distance from the center ब्रैकेट में पॉइंट C लिख दे रहे हैं, of the wave front give 0 path difference at P0. Hence constructive interference will take place at P0 for most of light rays. मतलब ज़्यादातर लाइट रे जो है यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। इतना तो हम लोग समझ गए कि डिफ्रैक्शन में स्क्रीन के सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो।
अब हम लोग पता करना चाह रहे हैं कि इसके बाद फिर अगला कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कहाँ होगा, ये कैसे पता लगा। तो ठीक है, चलो ये तो हम लोगों को पता चल गया। अब जो हमको जनरल पॉइंट पता करना है, थोड़ा देखिएगा, मेन यही सब काम है। सपोज कीजिए यहां से x डिस्टेंस पर, ठीक ना, x डिस्टेंस पर एक है पॉइंट P। चलो वेव तो ऑल पॉइंट से ही निकल करके P पर पहुंच रहा है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं उस 2 पॉइंट का या कहो 3 पॉइंट का जो इस वेव, मतलब रे दिखाए हैं, समझो माइंड में तो सब है, हर जगह से वेव वहां पहुंच रहा है, बस रे डायग्राम में 3 ठो दिखाए। ठीक, मान लो यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये एंगल को थीटा ले लेते हैं। देखना, अच्छे से समझना इसको। अगर हम लोग बात करें उस 2 पॉइंट का, मान लो कि इसका विड्थ जो है ना वो a, मतलब स्लिट का चौड़ाई a, यहां लिख दे रहे हैं विड्थ ऑफ द स्लिट। चलना, ध्यान से सीखना। तो लाइट A से भी P पर पहुंचा, B से भी P पर पहुंचा। अगर ये कहा जाए कि इस दोनों लाइट के लिए जो A और B से चला, पाथ डिफरेंस क्या हो, पाथ डिफरेंस फॉर द लाइट रेज originating from A and B and reaching at P, सोचो पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो देखो, एक तो मेथड है ही कि ये BP बड़ा है AP से, BP माइनस AP पूछा जा रहा है। दूसरा तरीका ये है कि इस पॉइंट A से परपेंडिकुलर डालो, ठीक ना, पॉइंट A से परपेंडिकुलर डालो। मान लो इसको हम D बोलते हैं। तो लाइट A से P पर पहुंचा और B से P पर पहुंचा, तब पाथ डिफरेंस क्या हो गया, BD। बोलो, पाथ डिफरेंस क्या हो गया, BD। कहोगे ये कैसे हो गया? तो देखो, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ पहुंचना है, तो जाहिर है ये बड़ा है ना इससे, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये काम तब किया जाता है जब D का वैल्यू दिया रहेगा वेरी वेरी ग्रेटर देन A। तो हम लोग बोलते हैं कि ये लाइन और ये लाइन लगभग इक्वल है, तो यही ना एक्स्ट्रा हुआ, यानी ये जो BD है ना, यही पाथ डिफरेंस हो गया। लेकिन ये इस 2 रे के लिए हुआ, सारे रे के लिए नहीं, हर का तो अलग अलग पाथ डिफरेंस है। इस 2 के लिए बात किए, पाथ डिफरेंस BD। थोड़ा समझना, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो, और ये जो है परपेंडिकुलर है, मतलब इस ट्रायंगल का अगर बात करें, यहां जो दिख रहा है, तो सोचो ये 90 माइनस थीटा और ये एंगल 90, तो इसको तो थीटा होना पड़ेगा। समझ लो बढ़िया से, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये एंगल 90, तो इसको होना पड़ेगा थीटा। तो देखो जी, अब इसको मिटा रहे, अब याद रखना, ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा, और ये यहाँ से यहाँ A है, तो सोचो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BD बाई AB लिखते हैं ना,
यानी बी डी का वैल्यू हो गया ए साइन थीटा, यानी पाथ डिफरेंस हो गया ए साइन थीटा। तो ये जो पाथ डिफरेंस निकला वो किसके लिए निकला? तो इस दो लाइट के लिए निकला जो ए से चल के पी पर पहुंचा और बी से चल के पी पर पहुंचा। जबकि लाइट तो यहां से भी पी पर पहुंचेगा, यहां से भी पहुंचेगा। बोलेंगे उसका बाद में करेंगे, पहले इस दो का काम करो ना। अच्छा एक बात बतलाओ, जैसे ये जो लाइट पहुंचा और ये जो लाइट पहुंचा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, बाकी अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो और कम ही ना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दूरी पर एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूरी पर कौन कौन पॉइंट है, ए और बी। बाकी जितना भी पॉइंट है उसके बीच का जो गैप है ये तो गारंटी है ना कि वो ए से कम होगा। यानी सबसे ज्यादा पाथ डिफरेंस जो होगा एपी और बीपी के लिए होगा। तो बीपी माइनस एपी निकाले तो आया ए साइन थीटा। ठीक, अब थोड़ा समझना बात को। इफ ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, थोड़ा समझना। अगर यही तुमसे कोई कहे ना कि एपी और बीपी का पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा हुआ, तो एपी और सीपी अगर होता तब पाथ डिफरेंस क्या होता, यानी लाइट सी से पहुंचा पी पर और ए से पहुंचा पी पर, तब पाथ डिफरेंस क्या होगा? तब देखो पाथ डिफरेंस ये वाला हो जाता, ये लेंथ यहाँ से यहाँ ये वाला लेंथ हो जाता है। तो सोचो ये ज़्यादा है ना, ये कम होता ना, और तब सोचो ना क्या हो जाता, ये बाई 2 है, ये बाई 2, तो ये बाई 2 साइन थीटा होता क्या? मतलब इन दोनों का पाथ डिफरेंस जितना होगा, इन दोनों पॉइंट का पाथ डिफरेंस जो P पर पहुंचेगा हाफ हो जाएगा। तो थोड़ा देखना, कुछ बात समझाना चाह रहे। ये दोनों का पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो तो पाथ डिफरेंस यहाँ 0 तो नहीं हो सकता, एपी और बीपी इक्वल तो नहीं हो सकता, पाथ डिफरेंस 0 तो होने का सवाल नहीं है। हाँ पी नॉट पे हो सकता था, पी पे तो नहीं होगा। मान लो अगर लैम्डा है तो क्या पढ़े हो, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ऐसा होता है तो कंस्ट्रक्टिव। लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव। तो बोलो यहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव? तो बोलेंगे कि भाई कंस्ट्रक्टिव होगा, ए साइन थीटा लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव होगा। किसके कारण? तब बोलेंगे एपी और बीपी के कारण। कोई कहे तब एपी और सीपी के कारण क्या होगा, तो बोलेंगे उसका पाथ डिफरेंस तो ए बाई 2 साइन थीटा होगा। तो बतलाओ अगर ए साइन थीटा लैम्डा हो जाए तब ए बाई 2 साइन थीटा क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 ना, अगर दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर दें तो ए बाई 2 साइन थीटा क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2। मतलब कि पाथ डिफरेंस जब लैम्डा बाई 2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव होता है, और पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो कंस्ट्रक्टिव होता है। यानी अगर ये दोनों लाइट मिल के यहाँ कंस्ट्रक्टिव दे रहा है, लैम्डा दे रहा है, तो ये दोनों लाइट मिल के डिस्ट्रक्टिव दे रहा है, लैम्डा बाई 2 दे रहा है। फिर देखो अगर यहाँ पॉइंट ले और यहाँ पॉइंट ले और ए बाई 2 का गैप हो तो ए बाई 2 साइन थीटा लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव देगा। यहाँ पॉइंट ले और यहाँ ले ए बाई 2 डिस्टेंस पर, यानी कि ध्यान से सुनो, अगर ए साइन थीटा लैम्डा है तब एपी और बीपी देन बोल रहे हैं कि एपी और बीपी के कारण कंस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन वो सारे पॉइंट जो ए बाई 2 डिस्टेंस पर है वो डिस्ट्रक्टिव देगा। तो एक बात बतलाओ, इस वेव फ्रंट पर ज्यादातर पॉइंट ए सेपरेशन पर है कि ए बाई 2 सेपरेशन पर? ज्यादातर पॉइंट के बीच का सेपरेशन ए है कि ए बाई 2 है? तो जाहिर है ए सेपरेशन पर तो 2 ही पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, जिसके बीच का गैप ए है कि नहीं। लेकिन ए बाई 2 सेपरेशन पर तो बहुत सा पॉइंट है। देखो यहाँ ए है, यहाँ सी है, ए बाई 2, फिर यहाँ पॉइंट ले, यहाँ पॉइंट ले, ए बाई 2, यहाँ पॉइंट ले, यहाँ पॉइंट ले, ए बाई 2, यहाँ पॉइंट ले, यहाँ पॉइंट ले। मतलब कि लार्ज नंबर में पॉइंट है जो एक दूसरे से ए बाई 2 सेपरेशन पर है।
तो अगर a साइन थीटा लैम्डा है तो a/2 साइन थीटा λ/2 होगा। मतलब कि ये दोनों अगर कंस्ट्रक्टिव कर रहा है तो बस यही दोनों कंस्ट्रक्टिव करेगा। अब बाकी जितना भी पॉइंट a/2 सेपरेशन पर है वो डिस्ट्रक्टिव करेगा। तो ये बतलाओ यहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा? तो जाहिर है डिस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि अगर ये दो लाइट कंस्ट्रक्टिव करे भी और ढेर सारा लाइट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे तब तो ये तय है ना कि फाइनली जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, है ना, फाइनली जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो ऐसा करें, पहले आप इसको लिख। हाँ देखिए, इसी को आगे रिपीट कर रहे हैं। अगर a साइन थीटा लैम्डा हो तो ये तो तय हो गया कि इन दोनों के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। then constructive interference will take place for the light rays originating from A and B, ए और बी से जो निकला, बट all the two points separated by distance a/2 on the wave front will give path difference a/2 sin थीटा। थोड़ा समझना, अगर ये दोनों मिल के पाथ डिफरेंस a sin थीटा दिया है तो इन दोनों के बीच का गैप a है, तो a sin थीटा दिया तो जो जिसके बीच का गैप a/2 होगा वो a/2 sin थीटा पाथ डिफरेंस देगा। और a sin थीटा अगर लैम्डा है तब a/2 sin थीटा कितना हो जाएगा? λ/2। ठीक ना, यहाँ मेंशन कर दे रहे, बोलेंगे कि इफ a sin थीटा इज लैम्डा देन a/2 sin थीटा λ/2। तो ये बतलाओ ज्यादातर का पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ कि λ/2 हुआ? तो लैम्डा तो केवल 2 का हुआ, लेकिन ऑल 2 पॉइंट्स separated by distance a/2 give path difference a/2 sin थीटा यानी λ/2, है ना। तो पाथ डिफरेंस λ/2 ज्यादातर के कारण आया, तो ज्यादातर मिलकर डिस्ट्रक्टिव करेगा और ये दोनों जो है कंस्ट्रक्टिव करेगा। तो बोलो डिस्ट्रक्टिव हुआ कि कंस्ट्रक्टिव हुआ? यानी बोलेंगे दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमम will occur when a sin theta is equal to lambda। यानी a sin theta जब लैम्डा होगा तो लग रहा है मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि a sin थीटा लैम्डा होगा तो a/2 sin थीटा λ/2 हो जाएगा। तो जो a सेपरेशन पर है वो मैक्सिमा देगा और जो a/2 सेपरेशन पर है वो मिनिमा देगा। तो ज़्यादातर तो a/2 सेपरेशन पर है, यानी ज़्यादातर मिनिमा देगा और बहुत कम मैक्सिमा देगा। तो ओवरऑल में वो क्या होगा? मिनिमम। इसीलिए डिफ्रैक्शन में मेजर इफेक्ट देखा जाता है। मेजर इफेक्ट में मैक्सिमा बन रहा है कि मिनिमा बन रहा है, ये नहीं देखा जाता है कि एक्यूरेट क्या होगा। एक्यूरेट तो इसमें हो ही नहीं सकता है। हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 ही वेव रहता है तो वो एक्यूरेट हम लोग देखते हैं। यानी हम लोगों को लग तो रहा था कि ये मैक्सिमा का कंडीशन है, लेकिन ये किसका कंडीशन आ गया? मिनिमा का। तो एक तरह से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि a sin थीटा
जब n लैम्डा होता है ना तब इसमें मिनिमा बनता है, मैक्सिमा नहीं बनता है। तो देखो ध्यान से देखना, इसको मिटाते हैं। अब देखो अगर मान लो, ठीक ना, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना या पॉज करके। तो बोलेंगे क्या कि अगर a sin थीटा का वैल्यू, इफ a sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, थोड़ा समझना, तब तो 2 लैम्डा होगा, तो ये दोनों कंस्ट्रक्टिव देगा। तब कोई कहेगा देन a बाई 2 साइन थीटा लैम्डा बाई 2, सॉरी लैम्डा, क्योंकि 2 लैम्डा का हाफ करेंगे लैम्डा। तो बतलाओ, तो उस केस में बोलेंगे कि ये दोनों मैक्सिमा देगा और 2 पॉइंट भी जो a बाई 2 डिस्टेंस पर होगा वो उसका भी पार्ट डिफरेंस लैम्डा आया है, तो वो भी ना मैक्सिमा हो गया। मतलब कि जो 2 पॉइंट एक दूसरे से a डिस्टेंस पर है वो मैक्सिमा दे रहा है, तो जो a बाई 2 सेपरेशन पर है वो भी मैक्सिमा दे रहा है। लेकिन इसी में हम लोग बोल सकते हैं a बाई 4 साइन थीटा लैम्डा बाई 2, ठीक है। मतलब कि जो 2 पॉइंट a बाई 4 सेपरेशन पर होगा वो पार्ट डिफरेंस कितना देगा, लैम्डा बाई 2। तो थोड़ा सोच करके मुझे बतलाओ कि यहाँ मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा जब a साइन थीटा 2 लैम्डा होगा। तो बोलेंगे कि देखो ये दोनों तो मैक्सिमा देगा, और जो a बाई 2 डिस्टेंस पर है ना वो भी मैक्सिमा ही देगा। लेकिन जो a बाई 4 सेपरेशन पर है, देखो एक पॉइंट यहाँ एक यहाँ, a बाई 4, a बाई 4, a बाई 4, a बाई 4, a बाई 4। तो एक बात सोच के बतलाओ, ज़्यादातर पॉइंट जो इस वेव फ्रंट पर है वो a बाई 2 डिस्टेंस पर है कि a बाई 4 डिस्टेंस पर है। तो देखो जैसे a बाई 4 पर कहेंगे ना, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो a बाई 4 कम ना सेपरेशन हुआ, तो उस सेपरेशन पर तो ज़्यादातर पॉइंट है ना। जैसे a सेपरेशन पर 2 ही पॉइंट है, तो a बाई 2 सेपरेशन पर ढेर सारा पॉइंट है, तो a बाई 4 सेपरेशन पर उससे भी बहुत ज़्यादा पॉइंट। मतलब कि इसमें भी मैक्सिमम बनने वाला नहीं, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट a बाई 2 सेपरेशन पे ना होकर के a बाई 4 सेपरेशन पर है, और वो सारा के सारा जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ P पॉइंट पर कराएगा, और जिसके वजह से वहाँ मिनिमा होगा। यानी बोलेंगे क्या, इन दिस केस मिनिमम विल अकर एट पॉइंट P, ठीक ना, इस P पॉइंट पर मिनिमम होगा, ठीक। तो देखो एक सीधा साधा फार्मूला है, ये तो समझ गया ना कि ये डिफ्रैक्शन में मेजर इफेक्ट देखना है। मतलब कोई पूछे कि P पर क्या केवल डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो बोलेंगे नहीं, बहुत सारा वेब कंस्ट्रक्टिव भी कर रहा है, लेकिन उसके तुलना में ढेर सारा वेब डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, इसीलिए फाइनल इफेक्ट डिस्ट्रक्टिव का बोलेंगे। तो बोलेंगे दैट इज फॉर मिनिमा, फॉर्मूला है ऐसे a साइन थीटा n लैम्डा, और n 1 से स्टार्ट करना, क्योंकि स्क्रीन के सेंटर पे तो मैक्सिमा बन रहा ही मालूम है हम लोगों को। अब देख लो फॉर्मूला क्या आ गया, साइन थीटा n लैम्डा बाई a। अगर थीटा लिखें तो साइन इनवर्स n लैम्डा बाई a। अब n का वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, थीटा मिलते जाएगा क्या। तो व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो साइन इनवर्स लैम्डा बाई n इक्वल टू 2, साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाई। देखो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा, ये एंगुलर पोजीशन बतला रहे,
ये हो गया सेकेंड मिनिमा, मतलब कि θ1 का वैल्यू जब साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए होगा तो पहला मिनिमा मिलेगा, जब साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाई ए होगा तो दूसरा मिनिमा मिलेगा। इसी तरह से n के जगह 3 रखें, साइन इनवर्स 3 लैम्डा बाई ए, ये हो गया थर्ड मिनिमा। तो ये तो हुआ एंगल के टर्म में, हम लोग ये एंगुलर पोजीशन इसका निकाले कहाँ कहाँ मिनिमा बनेगा। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि आप डिस्टेंस बतलाइए कितना डिस्टेंस पर मिनिमा बनेगा, तो खैर उसको भी निकालेंगे, ठीक ना। पहले आप इसको नोट कर लेंगे और उसको भी बतलाते हैं कि किस किस पोजीशन पे बनेगा मिनिमा। तो ऐसा करते हैं, इसको मिटाते हैं। इतना तो आप जान गए कि ये साइन थीटा जब n लैम्डा होगा तो मिनिमा होगा, और n का वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करेंगे, 0 नहीं पुट करना। अब देखो इसी को जो है ना, अगर हम x का वैल्यू निकाले कि कहाँ कहाँ मिनिमा बनेगा, एंगल के टर्म में ना बोल करके उसका लीनियर पोजीशन को बतलाएं, तब देखो कैसे हम लोग काम करें। बोलेंगे इन डिफ्रैक्शन फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए ए साइन थीटा एन लैम्डा, साइन थीटा कितना एन लैम्डा बाई ए। देखो साइन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा के इक्वल होता है जब थीटा वेरी स्मॉल होता है, और डिफ्रैक्शन के केस में सब थीटा बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा लिखेंगे। और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x बाई डी होगा, x और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को कैपिटल डी, यानी साइन थीटा के जगह लिख दो x बाई डी। x कितना n लैम्डा डी बाई ए। अब n के जगह पुट करो, 1 से शुरू करना। When n इक्वल टू 1, तो लैम्डा डी बाई ए, देखो ये मिल गया फर्स्ट मिनिमा, यानी यहां से लैम्डा डी बाई ए पर फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। n के जगह 2 रखो, तो 2 लैम्डा डी बाई ए सेकेंड मिनिमा है ना। n के जगह 3 रखो, 3 लैम्डा डी बाई ए थर्ड मिनिमा, यानी बढ़ते जाओ मिनिमा मिलते जाएगा, फर्स्ट मिनिमा सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से मिनिमा मिलते जाए। वैसे ही इधर भी उतना ही डिस्टेंस नीचे भी आओ, मिनिमा मिलते जाए। देखो अगर इसको हम लोग वेव फॉर्म के शेप में बनाएं तो देखना ये स्क्रीन का सेंटर है। अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ तो मैक्सिमा और यहाँ मिला फर्स्ट मिनिमा, यानी अगर वेव फॉर्म बनाएं तो देखो जी इंटेंसिटी घटते गया, घटते घटते यहाँ मिनिमम हो। देखना इसमें जो है देख लो फर्स्ट मिनिमा यहां पे मिला, ये फर्स्ट मिनिमा। इसी तरह से यहां देखो फर्स्ट मिनिमा। सोचो यहाँ मैक्सिमा है, यहाँ फर्स्ट मिनिमा, यहाँ फर्स्ट मिनिमा, और फर्स्ट मिनिमा कितना डिस्टेंस पर है, लैम्डा डी बाई ए पर, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लैम्डा डी बाई ए होगा। पी नॉट को हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, इसको सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं।
ठीक ना, या जीरोथ मैक्सिमा बोलो, इसको हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। थोड़ा देखना जो बात की है। अच्छा, इसका विड्थ देखो ना, इसका चौड़ाई ज़्यादा नहीं हो गया इस सब के तुलना में। ये भी देखो, पहला जो मिनिमा मिला लैम्डा डी बाई ए, तो लैम्डा डी बाई ए, फिर अगला भी मिला 2 लैम्डा डी बाई ए, यानी लैम्डा डी बाई ए, और आगे चले जाओ, फिर 3 लैम्डा। तो सोचो इसका विड्थ कितना, लैम्डा डी बाई ए, लेकिन इसका विड्थ कितना, ये लैम्डा डी बाई ए और ये भी लैम्डा डी बाई ए, 2 लैम्डा डी बाई ए। यानी कि डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल फ्रिंज होता है उसका जो विड्थ है बाकी सारे के विड्थ से डबल होगा, सेकेंडरी फ्रिंज के विड्थ से डबल होगा। चलिए, ये वेव फॉर्म के हेल्प से समझा दिए। एक बात और इस वेव फॉर्म में आप देख रहे होंगे कि सेंटर पर इंटेंसिटी ज़्यादा दिखाए हैं, देखो ज़्यादा हाइट दिखाए, यहाँ जो मैक्सिमा मिल रहा है वो कम दिखाए, यहाँ और कम, मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे फ्रिंज का जो है इंटेंसिटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। यहाँ जो मैक्सिमा मिल रहा है वो कम यहाँ और कम, यहाँ और कम, इस तरह। जबकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सब एक जैसा दिखाया गया था। ठीक है, तो इसके हेल्प से अगर हम लोग निकालेंगे फ्रिंज विड्थ, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा उसका विड्थ कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा डी बाई ए, 2 लैम्डा डी बाई ए, और बाकी का जो होगा वो लैम्डा डी बाई ए। तो एक काम करें, आप लोग जो हैं पहले इसको नोट कर लें, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए फिर बतलाते हैं। हाँ जी, तो हम लोग लिख सकते हैं विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमा जो कहो, कितना हो गया, इसको बीटा नॉट से डिनोट करें तो मालूम है लैम्डा डी बाई ए प्लस लैम्डा डी बाई ए, 2 लैम्डा डी बाई ए। अब बाकी जो फ्रिंज है, विड्थ ऑफ द सेकेंडरी फ्रिंजेज, उसका विड्थ तो लैम्डा डी बाई ए आया। हाँ, एक चीज देख रहे हैं कि स्लिट का जो विड्थ है जितना ही ज़्यादा होगा फ्रिंज का विड्थ उतना ही कम हो, ठीक ना, ये जितना ही ज़्यादा गैप होगा फ्रिंज का विड्थ उतना ही कम। फिर डायग्राम से आप समझ रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है जैसे जैसे आगे जाएंगे तो जो जहाँ भी मैक्सिमा बन रहा उसका इंटेंसिटी कम होते जा रहा। अब इसी में कोई पूछे कि ये तो आप बता दिए कहाँ कहाँ मिनिमा बनेगा, कहाँ कहाँ मैक्सिमा बने, तो देखो डायरेक्ट याद रख लेना, फॉर मैक्सिमा एक तो कॉमन सेंस से बतला सकते हो। देखो लैम्डा डी बाई ए के बाद मिनिमा है, अब फिर अगला लैम्डा डी बाई ए के बाद मिनिमा है, तो इसके बीच में मैक्सिमा होगा, तो ये लैम्डा डी बाई 2a है। तो स्क्रीन के सेंटर से देखोगे तो लैम्डा डी बाई ए प्लस लैम्डा डी बाई 2a, तो 3 लैम्डा डी बाई 2a आएगा जहाँ पहला मैक्सिमा होगा। लेकिन इसी को फॉर्मूला के लिए ऐसे ही याद रखना कि जैसे a साइन थीटा, अभी हम लोग किए थे ना n लैम्डा, उसके जगह लिख लेना मैक्सिमा के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो साइन थीटा हो गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a। थीटा अगर निकालना चाहते हो तो साइन इनवर्स लिख दो, n के जगह 1 2 3 इस तरह से पुट करो। और अगर लीनियर डिस्टेंस निकालना है तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा x बाई डी, तो यहाँ लिख दिए x बाई डी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a। अब देख लो x यहाँ से निकालें, ठीक। अब n के जगह पुट करो 1, तो 1 पुट करोगे 3 लैम्डा डी बाई 2। देख लो आ गया कि नहीं, ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा। n के जगह 2 रखो,
5 लैम्डा d/2। तब कहाँ कहाँ मैक्सिमा मिलेगा, कहाँ मिनिमा मिलेगा, बता सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए ये काम तो हम लोग कर लिया। अब जो है आगे क्या याद रखना, देखिए आपके 12th के एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस है, चाहे वो थियोरेटिकली कहें या न्यूमेरिकली कहें, कोशिश किए हैं ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपको बता दें। आपके जो है होमवर्क में कम से कम 1 से 34 तक SCV ट्राई कर रहे हो तो बनाएंगे, NCERT बुक बनाएंगे और क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा, उसको कमेंट में लिखेंगे भी। उम्मीद है आप लोग इतने दिनों में ट्राई भी किए होंगे। अब इसके आगे मुझे बताना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में खास करके इस बार के 12th के लिए सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया, जैसे स्फेरिकल मिरर वगैरह हटा दिया गया है, उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हटा दिया गया है। जो आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट सीखना है तो वो सब कंसेप्ट जो है हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पर आएंगे और फिर आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तब तक जो है आप लोग इसको रिवाइज करें और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, दिक्कत हो उसको आप पूछेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।